एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग तरतीब के साथ इंग्लिश ग्रामर और दीगर अमूर सीखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। अच्छा, आज मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो अक्सर लोगों में पाई जाती है वो टेंसेस की सिर्फ एक टाइप समझती है और वो है एक्टिव वॉइस, जबकि दूसरी किस्म पैसिव वॉइस से वो तकरीबन अनअवेयर होते हैं और उनको पता नहीं होता, जबकि ये पैरेलल बराबर का टेंस है। तो पहले तो मैं बताता चलूँ कि एक्टिव वॉइस का लफ्ज़ी मतलब है चुस्त आवाज़ और पैसिव वॉइस का मतलब है सुस्त आवाज़। एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस क्यों कहा जाता है? एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस इसलिए कहा जाता है कि उसके शुरू में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट चूँकि एक्टिव होता है इसलिए उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और पैसिव वॉइस के शुरू में सब्जेक्ट नहीं लगता या होता ही नहीं, अक्सर काम करने वाले का जिक्र नहीं होता और पहले नंबर पर ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट चूँकि सुस्त होता है, ठीक है ना। मसलन मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट तो बैठे हुए ईजी होकर रिलैक्स्ड, तो वो तो पैसिव है और मेरा सारी एनर्जी लग रही है तो मैं एक्टिव हूँ। तो अगर फ़िक्रे के शुरू में मैं लगूं तो एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा हो जाएगा। अगर स्टूडेंटों को पढ़ाया जा रहा है तो पैसिव का हो जाएगा। तो पहला फ़र्क ये याद रखें कि एक्टिव वॉइस वो फ़िक्रा होता है जिसके शुरू में सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस वो फ़िक्रा होता है जिसके शुरू में ऑब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट लगाना भी हो तो एंड पर बाय लगाते हैं, लेकिन आमतौर पर जो फ़र्क किया जाता है वो ये है कि जिसमें काम करने वाले का पता हो वो एक्टिव वॉइस होता है और जिसमें काम करने वाले का पता ना हो वो पैसिव वॉइस होता है। मजबूरी होती है, फ़ाइल तो होता नहीं, तो हम मफ़ूल को फ़िक्रे के शुरू में लगा देते हैं। मैं आपको चंद मिसालें बताता हूँ। चोर पकड़ा गया, किसने पकड़ा? पकड़ने वाले का पता नहीं है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का फ़िक्रा होगा। सांप मारा गया, मारने वाले का पता नहीं है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है। अंडा उबाला गया, किसने उबाला उसका पता नहीं है। हमारे घर में बिजली का मीटर लगाया गया, किसने लगाया पता नहीं है। हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ाता है पता नहीं। तो ये सारे फ़िक्रे अगर हम एक्टिव वॉइस के तरीके से करेंगे तो इनका मीनिंग और हो जाएगा। जैसे सांप मारा जाता है, अगर एक्टिव के तरीके से करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म के साथ जमा बनाते हैं। अगर फाइल वाहिद तो हम कहेंगे स्नेक किल्स, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है सांप मारता है, क्योंकि हमने तो लिखना है सांप मारा जाता है तो इसलिए उसको पैसिव के तरीके से किया जाता है। जिस फ़िक्रे में काम करने वाले का पता ना हो, मसलन तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, अब किसने बढ़ाई हैं ये हमें पता नहीं है तो हमें शुरू में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, लिहाजा ये पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस सुस्त आवाज़ जिस फ़िक्रे के इंग्लिश में शुरू में ऑब्जेक्ट लगे, चूँकि ऑब्जेक्ट सुस्त होता है उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है, और जिसके शुरू में सब्जेक्ट लगता है वो एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस 12 टेंस है और पैसिव वॉइस 8 है। चौथी रूटीन जो है परफेक्ट कंटिन्यूस की वो इसमें नहीं होती और फ्यूचर कंटिन्यूस भी नहीं होता। तो इस तरह 3 वो निकालें और 1 निकालें तो 12 से 4 निकालें तो 8 टेंस होते हैं, ठीक है। इनको अलग तरीके से तैयार करें और अच्छी तरह तैयार करें। आज हम पहले पैसिव वॉइस का फार्मूला सीखेंगे। पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब, और अगर सब्जेक्ट लगाना हो तो बाय लगाकर एंड पर होता है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। अच्छा, ऑब्जेक्ट होता है मकसद, ठीक है ना। मसलन तुलबा को वज़ाइफ दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं? वज़ाइफ। वर्ब से पूछें ऑब्जेक्ट हमेशा। जब भी वर्ब आपको ऑब्जेक्ट कंफ्यूज कर रहा हो तो वर्ब एंड पर होता है, उससे पूछें कि तेरा मकसद क्या। अच्छा, शुरू में ऑब्जेक्ट लगता है, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब है। इंग्लिश का असूल है, जिस तरह उर्दू में एंड पर लगता है इंग्लिश में दूसरे नंबर पर लगता है। अच्छा, ये याद रहे कि पैसिव के फ़िक्रे बनाते हुए बी फैमिली एक है। बी फैमिली क्या है? बी इज़ एम आर। बी फ्यूचर में लगता है शैल बी विल बी। इज़ वाहिद के साथ लगता है, आई के साथ एम लगता है और जमा के साथ आर लगता है। बी इज़ एम आर। सेकेंड फॉर्म इसकी है वाज वर।
वाहिद के साथ वाज लगता है, जमा के साथ वार लगता है। और तीसरी फॉर्म है बिन। पहली फॉर्म है बी इज़ एम आर, सेकंड फॉर्म है वाज वर, थर्ड है बिन। इसको मजमूई नाम दिया गया है बी फैमिली, बी की वजह से। बी फैमिली का एक रुकन हेल्पिंग वर्ब में अगर नहीं होगा तो पैसिव का फिक्रा नहीं बन सकता, ये आपने दिमाग में रखें। यानी बी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर हेल्पिंग वर्ब में होगा तो पैसिव का फिक्रा बनेगा। तीसरे नंबर पर इसमें वर्ब लगता है। वर्ब मैंने आपको बार बार बताया कि उर्दू का फ़िक्रा जितना भी तवील हो वर्ब एंड पर होता है। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल लगता है, तीसरी फॉर्म लगती है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में बी फैमिली, वर्ब की तीसरी फॉर्म। और अगर आपने सब्जेक्ट लगाना हो तो बाय लगाकर, अगर नाम हो तो उसको दूसरी तरह लगा देते हैं, बाय अली, बाय असलम। लेकिन अगर प्रोनाउन हो तो फिर फ़ाइली नहीं मफूली हालत लगाई जाती है, मफूल वाली। जैसे आई नहीं लगाएंगे, मी लगाएंगे, वी नहीं लगाएंगे, अस लगाएंगे, यू नहीं लगाएंगे, यू लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे, हिम लगाएंगे, शी नहीं लगाएंगे, हार लगा, दे नहीं लगाएंगे, दैम लगाएंगे। ये मफूली हालत, बाय मी, बाय अस, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, बाय दैम। तो ये इसका फार्मूला था, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और अगर सब्जेक्ट लगाना हो तो बाय के साथ लगाते हैं। और याद रहे कि अक्सर इसमें फ़ाइल होता ही नहीं है, तो उसको तो हमें मजबूरी से बाय वाला सब्जेक्ट अगर लगाना हो तो वो तो शौकिया हम लगाते हैं फ़िक्रे का एक्सप्रेशन अच्छा करने के लिए, लेकिन अक्सर फ़ाइल होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टेंस टाइम होता है। आप पैसे वॉइस आज पढ़ रहे हैं तो टाइम की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर काम करने के 3 रूटीनें हैं, 3 स्टाइल हैं। पहला स्टाइल है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट अनडिफाइंड से निकला है, जिसकी तारीफ़ ना हो। इसमें किसकी तारीफ़ नहीं होती? एक तो इसमें वक्त का पता नहीं होता, वक्त का तयन नहीं होता, और दूसरा इसको इनडेफिनेट इसलिए कहते हैं कि बाकी रूटीनों को भी ये कवर करता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, इसका अलम सबसे ज़्यादा लहराता है। इनडेफिनेट अनडिफाइंड से। कंटिन्यूस दूसरी रूटीन होती है, एन इस्लम में, टाइम ना गुजरे, एन इस्लम में। और तीसरी रूटीन है परफेक्ट, कंप्लीट कर लिया है कोई काम। चौथी रूटीन नहीं होती, 3 रूटीनें सिर्फ होती हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। अब इनडेफिनेट को हम 3 पैमानों पर परखेंगे, फिर कंटिन्यूस को 3 पैमानों पर परखेंगे, और फिर परफेक्ट को 3 पैमाने। 3 पैमाने क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम इनडेफिनेट को लेते हैं, उर्दू वाली पहचाने तो वही हैं, तो हम इनडेफिनेट में लेते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनेट में उर्दू में वही पहचान रहती है, अंडा उबाला जाता है, जैसे ता है, ती है। अच्छा, एक्टिव में प्रेजेंट इनडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन इधर अभी हमने डिस्कस किया है कि बी फैमिली का होना ज़रूरी है, तो हम इज़ आर लगाते हैं। अच्छा, याद करने के लिए मैं आपको एक आसान सा फार्मूला बता लूँ कि जो कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब है वो इनडेफिनेट वाली पट्टी में आ जाते हैं। कंटिन्यूस वाले इनडेफिनेट में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इधर बी फैमिली रिक्वायर्ड है और इधर बी फैमिली नहीं है। एक्टिव में प्रेजेंट इनडेफिनेट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इनडेफिनेट में भी नहीं है, फ्यूचर में शैल विल तो है लेकिन बी फैमिली नहीं, तो वो कंटिन्यूस वाले उठ कर सारे इधर आ जाएंगे। अंडा उबाला जाता है, एन एग इज़ बॉयल्ड, फॉर्म तीसरी, और एन एग इज़ बॉयल्ड। माजी में जाएंगे तो अंडा उबाला गया या अंडा उबाला गया था भी कह सकता, तो इधर वाज आ जाएगा, एन एग वाज बॉयल्ड, अंडा उबाला जाएगा, गागी होगा। तो इसमें विल शैल तो पक्का होता है फ्यूचर में। अब बी ज़रूरी है फैमिली, क्योंकि पैसे वैस के फिक्रे, एन एग विल बी बॉयल्ड। तो इनडेफिनेट की पट्टी मैं फिर पढ़ने लगा हूँ, अंडा उबाला जाता है, एन एग इज़ बॉयल्ड, अंडा उबाला गया या अंडा उबाला गया था, एन एग वाज बॉयल्ड, अंडा उबाला जाएगा, एन एग विल बी बॉयल्ड। फिर आसान लफ्ज़ों में बता दूं, बी फैमिली ज़रूरी थी, एक्टिव में नहीं थी, तो हमने वो कंटिन्यूस वाली सारी बी फैमिली उठाकर इधर रख दी, इज़ आर, वाज वार, शैल बी, विल बी, और फॉर्म तीसरी कर। अब कंटिन्यूस में चलते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस में बी फैमिली है, इज़, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाज वार, पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस इधर होता ही नहीं पैसे वैस में, इसलिए 8 हो जाते। अच्छा, इसमें एक नया प्रॉब्लम हो जाता है, हमने फॉर्म लगानी है तीसरी, और कंटिन्यूस में इंग बहुत ज़रूरी होता है, इंग ना लगा तो कंटिन्यूस बन ही नहीं सकता।
यानी ये ज़रूरी होता है, इसकी ज़िंदगी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना, यानी इंग। तो हम किधर इंग लगाएं, तो हम बी के साथ ही इंग लगा देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ बीइंग, आर बीइंग, माजी में वाज बीइंग, वर बीइंग, अब इंग भी हो गया और फॉर्म भी तीसरे लगाएंगे। अंडा उबाला जा रहा है, एन एग इज़ बीइंग बॉइल्ड, रहा है पहचान होती। माजी में हो जाएगा अंडा उबाला जा रहा था, एन एग वाज बीइंग बॉइल्ड, ठीक। तो तीसरी नहीं होती, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अंडा उबाला जा रहा, एन एग इज़ बीइंग बॉइल्ड, अंडा उबाला जा रहा था, एन एग वाज बीइंग बॉइल्ड। बाकी उर्दू में वही पहचान है, रहा है, रही है, माजी में रहा था, रही थी, रहे थे, बीइंग का इजाफा हो जाएगा। इंडेफिनेट में कॉन्टिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूस में बीइंग का इजाफा हो जाएगा पहले से मौजूद हेल्पिंग वर्ब के साथ। अच्छा, परफेक्ट की तरफ जाते हैं। परफेक्ट होता है काम कंप्लीट कर ली। अच्छा जी, पहले उर्दू में वही पहचानें रहेंगी। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये। पास्ट परफेक्ट की अलिफ है की बजाय क्या हो जाएगा, अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थी। और पास्ट परफेक्ट को माजी बैद भी कहते हैं, बैद का इशारा होना चाहिए, एवर, नेवर, बिफोर, टिल, ऑलरेडी, यानी कोई ऐसा इशारा मौजूद हो जिससे पता चले कि माजी दूर में काम वाक़ हो, वरना ये पास्ट इंडेफिनेट की भी यही पहचान है। तो इसकी पहचान है अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थी, और बैद का इशारा होना चाहिए। और फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है अलिफ होगा, छोटी ये होगी, बड़ी ये होंगी, इन पहचाने उर्दू में वही है। अच्छा, अब इसमें एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब में हैज़ है, हैड, और फ्यूचर में शैल है, विल है। तो बी फैमिली ज़रूरी है, तो हम बी लगाएंगे, लेकिन हैव के आगे, हैड के आगे हमेशा तीसरी फॉर्म लगती, तो बी नहीं लगेगा। बी की तीसरी फॉर्म क्या है, बी वाज बिन, तो बिन लग जाएगा। आसान याद करने के लिए जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में थे वो इधर आ गए। इधर क्यों आ गए, क्योंकि बी फैमिली लगानी थी और बी की तीसरी फॉर्म बिन लगेगी, यानी हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन और शैल हैव बिन। तो मैं बोल देता हूँ, अंडा उबाला गया है, एन एग हैज़ बिन बॉइल्ड। माजी में पहले लफ्ज़ लाजमी लगा, अंडा पहले ही उबाला गया था, एन एग हैड, हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी लगता है। एन एग हैड ऑलरेडी बिन बॉइल्ड, अंडा उबाला जा चुका होगा, एन एग विल हैव बिन बॉइल्ड। फिर रिपीट कर देता हूँ, अंडा उबाला गया है, एन एग हैज़ बिन बॉइल्ड, अंडा पहले ही उबाला गया था, एन एग हैड ऑलरेडी बिन बॉइल्ड, अंडा उबाला जा चुका होगा, एन एग विल हैव बिन बॉइल्ड। तो ये इसके गर्दान थी। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, पहले जो हमने टेंसेस पढ़े हैं वो सारे एक्टिव वॉइस थे, शुरू में सब्जेक्ट लगता था। अब हम पैसिव वॉइस, सुस्त आवाज़, सुस्त ऑब्जेक्ट को ग्रामर की रूह से कहते हैं। सुस्त किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सुस्त होता है और सब्जेक्ट हमेशा चुस्त होता है। तो इसमें अक्सर काम करने वाले का पता नहीं होता, हमें उस फिक्रे से अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि किसने काम किया। तो इसका फार्मूला है ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब। सब्जेक्ट सम टाइम होता है तो वो लगाना पड़ जाए तो बाय लगा कर करेंगे। अच्छा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में बी फैमिली होना ज़रूरी है, बी इज़ एम आर, सेकेंड फॉर्म में वाज वर और बिन, और तीसरी फॉर्म लगती। बाकी इसमें तीन रूटीनें हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा, और टेंस तो तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं, तो 8 बनते हैं। मैं गर्दान पढ़ देता हूँ। अंडा, पहले इंडेफिनेट की पट्टी, अंडा उबाला जाता है, एन एग इज़ बॉइल्ड, अंडा उबाला गया, या अंडा उबाला गया था, एन एग वाज बॉइल्ड, अंडा उबाला जाएगा, एन एग विल बी बॉइल्ड। कॉन्टिन्यूस की पट्टी, अंडा उबाला जा रहा है, एन एग इज़ बीइंग बॉइल्ड, अंडा उबाला जा रहा था, एन एग वाज बीइंग बॉइल्ड, अंडा उबाला गया है, एन एग हैज़ बीन बॉइल्ड, अंडा पहले ही उबाला गया था, एन एग हैड ऑलरेडी बीन बॉइल्ड, अंडा उबाला जा चुका होगा, एन एग विल हैव बीन बॉइल्ड। मैं काफ़ी अरसे से इंग्लिश तदरीस से वाबस्ता हूँ, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को टेंसेस तैयार कराने का जो मुअस्सर तरीका मैंने पाया वो ये गर्दान है। यानी हमारे टीचर जो थे वो हमें गर्दान की सूरत में याद करवाया करते थे और बड़ी स्पीड के साथ करा। तो आप भी टेंसेस पर ख़ुद सीखना चाह रहे हैं या किसी को सिखाना चाह रहे हैं तो ये गर्दान फॉर्म में, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों से गर्दान बनवाया करें, ठीक है।
तो इस तरह जिस तरह स्ट्रक्चर है इसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं, गर्दान की फॉर्म में स्पीड के साथ। अंडा उबाला जाता है, एन एग इज़ बॉयल्ड, अंडा उबाला गया, एन एग वाज बॉयल्ड, अंडा उबाला जाएगा, एन एग विल बी बॉयल्ड, अंडा उबाला जा रहा है, एन एग इज़ बीइंग बॉयल्ड, अंडा उबाला जा रहा था, एन एग वाज बीइंग बॉयल्ड, अंडा उबाला गया, एन एग हैज़ बीन बॉयल्ड, अंडा पहले ही उबाला गया था, एन एग हैड ऑलरेडी बीन बॉयल्ड, अंडा उबाला जा चुका होगा, एन एग विल हैव बीन बॉयल्ड। इस तरह स्पीड के साथ आप पढ़ेंगे तो फिर आपके लाशऊर में सेव हो जाएगी और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक्स वेरी मच।